मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, आप साथ के साथ उनको प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो, अपनी नोटबुक में नोट करते चले जा रहे हो, बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? अगर आज जो बच्चा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेगा, वही एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएगा, टैकल कर पाएगा, ठीक है? वो 100% रिजल्ट लेकर आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जिस बच्चे के 95 प्लस मार्क्स आएँगे, प्लीज़ मेरे साथ अपना रेट शेयर कर देना, बस इतनी छोटी-सी रिक्वेस्ट है। हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते चले जा रहे होंगे। हाज़िर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो हमारी जो टॉप 100 क्वेश्चंस वाली जो सीरीज़ चल रही है, उसका ही अगला पार्ट है और इसमें हम बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, आप साथ के साथ उनको प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो, अपनी नोटबुक में नोट करते चले जा रहे हो, बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? अगर आज जो बच्चा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेगा, वही एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएगा, टैकल कर पाएगा, ठीक है? वरना बहुत से स्टूडेंट के साथ तो यही होगा कि उन्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन में लिखना क्या है एक्चुअल में, ठीक है? क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं उनका जो मीनिंग है ना, उसको ही समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तब, ठीक है? तो आप दिक्कत क्या फेस करते हो कि आपको क्वेश्चन का आंसर तो आ रहा होता है, यानी कि आपको सिलेबस तो पता है, चीजें पढ़ी तो हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आ पाया, तो उसके चक्कर में आप दूसरा आंसर लिख कर चले जाते हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है, फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, सपोर्ट योर आंसर विद 3 एग्जांपल्स। कह रहा है कि जो फूड है ना, जो खाना होता है, वो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हमें शो करता है कल्चरल एक्सचेंज के, है ना? किस तरीके से शो करता है वो आपको 3 एग्जाम्पल देकर बताना है, ठीक है? तो ये चैप्टर है आपका हिस्ट्री का 3rd वाला, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, उसका क्वेश्चन है। चलिए इसकी कुछ खास बातें समझते हैं, ठीक है? पहली मैंने खास बात यहाँ पर ये ली है, ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रेवल्ड। तो पुराने समय में क्या होता है, जो ट्रेवलर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते तो उनके साथ में उनका कल्चर भी ट्रेवल करता था, ठीक है? वो जो भी जगह जाते थे वहां पर नई नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते थे, ठीक है? जैसे एग्जांपल, नूडल ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। तो जो नूडल्स थे, है ना, ये चाइना से वेस्ट की तरफ ट्रेवल कर, एक तरह से कह सकते हैं ट्रेवल करके आए। यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति चाइना से इधर वेस्ट की तरफ यानी यूरोप साइड में ट्रेवल करने आया, ठीक है? तो वो अपने साथ में मान लीजिए एक टिफिन लेके आया और उसमें नूडल्स रख के लेकर आया, ऐसे समझ सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है? और वो जब यहाँ पर लेकर आया तो यहाँ पे किसी पर्सन ने देखा कि यार ये बंदा क्या खा रहा है यार, ये तो कुछ ऐसे करली करली सा कुछ है। तो फिर उसने भी बोला यार जरा मुझे मुझे भी टेस्ट कराओ यार कैसा है, तो उसे अच्छा लगा, है ना? तो वहां पर भी ये चीज धीरे धीरे स्प्रेड करने लगी और वहां पर जो नूडल्स है उसको क्या नाम दिया गया, स्पेगेटी नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, अरब ट्रेडर्स टू पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली, ठीक है? जो अरब ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो है ना, उनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं। तो अरब ट्रेडर्स टू पास्ता टू 15th सेंचुरी सिसिली। तो जो अरब ट्रेडर्स थे वो 5th सेंचुरी में सिसिली में क्या लेकर गए अपने साथ में, पास्ता, ठीक है? सिमिलर फूड वर नोन टू इंडियंस एंड जापानीज पीपल, इट मींस देयर वाज लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कांटेक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो हमें पास्ता जैसा ही सिमिलर फूड इंडिया के अंदर और जापान के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो इससे पता ये लगता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि पुराने समय में भी यानी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे होंगे, अपने कल्चरल को एक्सचेंज करते रहे होंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, पोटैटोज, मेज, टोमेटो, चिलीज एटसेट्रा वर नॉट नोन इन इंडिया अंटिल 5 सेंचुरी अगो। ये समझ सकते हैं 5 सेंचुरीज अगो हमारे इंडिया के अंदर ये सारी जो क्रॉप यहाँ बताई गई है, पोटैटो हो गया, मेज हो गया, टोमेटो हो गया, चिली हो गया, और भी बहुत सारी हैं, ये इंडिया को पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई फसल होती है। लेकिन ये पता कब चला, दीज वर इंट्रोड्यूस इन एशिया एंड यूरोप आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस, ठीक है? तो जब कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था, गलती से उसने अमेरिका खोज निकाला था, ठीक है? तो जब अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा कर ली गई, तब वहां पर ये सारी फसल हमें देखने को मिली और वहीं से ये सारी फसल किधर आई, एशिया और यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस हुई कि भाई पोटैटो होता है, मेज होता है, मतलब ये फसलें भी हैं, इनको करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो लाइफ है उसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि किस तरीके से जो फूड है वो कल्चरल एक्सचेंज का एक तरह से माध्यम बन सका, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, ब्रिटिशिज्म अ कल्चरल मूवमेंट साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट।
जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो रोमांटिसिज्म है ये भी एक कल्चरल मूवमेंट था। इसने अपने आप में एक पर्टिकुलर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप करने का काम किया था। अब किस तरीके से काम किया, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप किया लोगों के अंदर, वो यहाँ पर हमें समझना है। तो मैंने कुछ खास बातें यहाँ ले ली हैं, वो समझते हैं। Development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture play an important role in creating idea of nation by आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक। ठीक है, तो सिर्फ वॉर या हम सिर्फ कोई व्यक्ति ये कह दे कि वॉर या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के बाद ही यहाँ पर हमें नेशनलिज्म का डेवलपमेंट देखने को मिला, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। साथ ही साथ हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि जो हमारा कल्चर था उसने भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। किस तरीके से? बाय आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक। ठीक है, तो इस तरीके से कल्चर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, romantic artists, poets generally criticize the glorification of religion and science, focused on emotions, intuition, mystical feelings and common cultural past। तो यहाँ पर जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे या रोमांटिक पोएट्स हुआ करते थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, जो रीजन एंड साइंस का जो ग्लोरिफिकेशन था, उनकी जो महिमा करी जाती थी, देखो वो ही सबसे बेस्ट है, तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भाई वो बेस्ट नहीं है, उस चीजों को फोकस मत करो, उनको फॉलो मत करो। हमें क्या चीजें समझनी चाहिए, किन चीजों को फोकस करना है? इमोशन, लोगों के इमोशन के साथ हमें लोगों के इमोशन को फोकस करना है ना, उनकी जो इंट्यूशन है, उनकी जो आत्म समझ है उसको समझना है। ठीक है, उनकी जो मिस्टिकल फीलिंग्स हैं, जिनको जो वो किसी को बता नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो नेशनलिस्ट की भावना है ना, जो राष्ट्रवाद वाली भावना है, वो बहुत ज्यादा भरी हुई है, उसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे बाहर आएगी? पोइट्री के थ्रू बाहर आएगी, वो म्यूजिक के थ्रू बाहर आएगी, वो किसी आर्ट के थ्रू बाहर आएगी। तो ये हमारे जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट थे वो इस बात को समझ रहे थे। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड क्लेम्ड दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल। तो जो जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड, उन्होंने ऐसा दावा किया कि भाई जो ट्रू जर्मन कल्चर आपको देखना है ना, तो वहाँ की कॉमन पीपल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। वहाँ के जो मुनार्क हैं ना, जो बड़े लोग हैं, जो क्लर्जी पीपल है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। जो वहाँ की कॉमन पीपल है, मीडियम क्लास है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। उनके अंदर से वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। किसके थ्रू? सॉन्ग्स, फोक्स, डांसेस। ठीक है, इन चीजों के थ्रू आप उनके जो अंदर का कल्चर है ना, उनके अंदर का जो ट्रू जर्मन कल्चर है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, है ना। उनके अंदर एक देशभक्ति वाली भावना जगा सकते हो। हम अपने इंडिया के अंदर देखें तो जब हमारी आजादी का मूवमेंट चल रहा था, है ना, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय पर हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत सारे नेशनल मूवमेंट चल रहे थे आजादी के लिए, है ना। तब बहुत सारे हमारे यहाँ पर भी पोइट्स हुए, उन्होंने क्या किया, वंदे मातरम जैसे गीत लिखे, इंकलाब जिंदाबाद जैसे स्लोगन लिखे, है ना। तो उससे क्या है, लोगों के अंदर एक देशभक्ति वाली भावना जागी, है ना, और उनके अंदर जोश भर गया कि हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही वहां पर भी ये देखने को मिल रहा था। एम्फेसिस ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर टू स्प्रेड नेशनलिस्ट फीलिंग टू द मास ऑफ द पीपल। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या किया गया, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस थी उन पर फोकस किया गया, उन पर एम्फेसाइज किया गया। वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस क्या होती है? मतलब अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस होती है ना, जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वहां पर जो है ज्यादा, तो वहां की जो जनसंख्या है ना, उसमें हिंदी बोलने वाले या हिंदी समझने वाले 90% लोग हैं, है ना। और आप अपनी बात को इंग्लिश में बोलते चले जा रहे हैं, आपको स्पीच दे रहे हैं, वो इंग्लिश में बोलते चले जा रहे हैं, तो क्या वहां के लोगों को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। सिर्फ 10% लोग ही इंग्लिश को समझ पाएंगे, बाकी 90% को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। वो तो सोचेंगे पता नहीं क्या बोल के चले गए, समझ ही नहीं आया। तो क्या ऐसे देशभक्ति की भावना उनके अंदर आ सकती है? नहीं आ सकती। क्या ऐसे देशभक्ति का जोश उनके अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस पर एम्फेसाइज किया गया, उनको जोर दिया गया कि भाई जो लोकल लैंग्वेजेस है लोगों की, उन्हीं भाषा में बात करिए, उन्हीं भाषा में गीत लिखिए, उन्हीं भाषाओं में क्या करिए, आप कहानियां लिखिए, उन्हीं भाषाओं में आप संगीत बनाइए। ठीक है, तो इन चीजों में बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, ताकि जो पोएट थे, जो रोमांटिसिस्ट थे, वो अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपनी बात को पहुंचा पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर देशभक्ति वाली भावना जगा पाए, है ना। तो ये कुछ खास बातें हैं जो मुझे लगता है आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड समझ लिए होंगे और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से आप टैकल कर पाओगे। रोमांटिसिज्म वाला क्वेश्चन देखकर अब आपके अंदर डर खत्म हो चुका होगा। इस वर्ड को देखकर अब आपके अंदर का जो डर था वो अब खत्म
हो गया होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, वुमन एम्पावरमेंट हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड देयर स्टेटस इन सोसाइटी ओवर द ईयर्स, जस्टिफाई। सो वुमन एम्पावरमेंट ने किस तरह साल दर साल अपने स्टेटस को इम्प्रूव किया है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए। तो मैंने कुछ खास बातें ले ली हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। Women empowerment has taken leaps and bounds from past years to present. Let us see how. ठीक है, अगर हम बहुत पुराने टाइम से और प्रेजेंट टाइम में कंपेयर करें तो जो वुमन एम्पावरमेंट है इसमें काफी लीप्स एंड बाउंड्स हमें देखने को मिले हैं। अब वो कौन सी लीप्स एंड बाउंड्स हैं, किस तरीके से इसमें चीजें ओवर द ईयर्स बदली, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिया है, पासिंग ऑफ वुमन रिजर्वेशन बिल 2024, है ना। तो वुमन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जाता है, वुमन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाता है 2024 में, पहली बात। दूसरी बात, इम्प्रूव्ड लिटरेसी रेट बाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे यहाँ पर कुछ अभियान चलाए गए, ठीक है, बाय इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो स्कूल्स वगैरह हैं वो नए नए स्कूल सेटअप किए गए, है ना, कॉलेजेस सेटअप किए गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो लिटरेसी रेट है अपनी कंट्री के अंदर वो यहाँ पर इम्प्रूव हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं, वुमन हैव इक्वल राइट्स एज मैन ऑन देयर फादर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो वुमन है उनको उनके फादर की प्रॉपर्टी जो होती है उस पर जितना अधिकार लड़के का होता है उतने अधिकार अब लड़की का भी होगा, इस तरीके की लॉ यहाँ पर बना दी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इन प्रेजेंट टाइम वुमन कुड बी सीन इन ऑल फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। अब प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो जो वुमन है ना, उनको हम डेवलपमेंट के हर फील्ड में देख सकते हैं, कि जैसे आपका साइंस हो गया, है ना, साइंस का जो फील्ड है ना, जैसे बहुत से लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, तो वहां पर भी आप जो लेडीज हैं, जो वुमन है, उनका रोल देख सकते हैं, ठीक है। मीडिया है, मीडिया में आप देख सकते हैं, मेडिकल है, मेडिकल फील्ड हो गया आपका, इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, तो हर जगह आपको आज की डेट में विमेन देखने को मिलेंगी, यानी कि जो विमेन है वो भी बड़े लेवल पर अपना रोल प्ले कर रही हैं हर फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट में ओवर द ईयर्स हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो वो मुझे लगता है आपने इन पॉइंट्स के थ्रू अच्छे से समझ लिया होगा, और क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर समझाना है, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो हम ये 3 क्वेश्चन रखेंगे, अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो सर कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। जो बच्चा पहली बार आया चैनल पर या वीडियो पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको बार बार चैनल को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी बता दूंगा आपको कि जो बच्चे इन क्वेश्चन को साथ के साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं वो 100% रिजल्ट लेकर आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जिस बच्चे के 95 प्लस मार्क्स आएंगे प्लीज मेरे साथ अपना रिजल्ट शेयर कर देना, बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।